नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है पार्थ इंस्पायर कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी में फर्स्ट जो गोधली आता है आपका फर्स्ट बुक गोधली। उस गोधली का देखिए गोधली का जो फर्स्ट पार्ट 1 जो होता है, इसके अंदर बाबू हमें 10th क्लास 10th का कक्षा 10। तो आप 10th में जो पहला चैप्टर आता है पार्ट नंबर 1, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के सारांश को जानने वाले हैं। इस वीडियो में आपको इस पूरी स्पीच निबंध के बारे में बताया जाएगा कि इसमें आखिर क्या क्या चीजें हैं और क्या इसमें हमारे भीमराव अंबेडकर साहब ने बताए हैं। तो साथियों, आप सभी अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। देखिए, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर हो जाता है क्योंकि ये बिहार बोर्ड के लिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो जब बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको इस लिहाज से इस चैप्टर के समरी तो कम से कम याद रखना ही पड़ेगा, तभी आपसे क्या होगा, क्वेश्चंस जो होंगे एमसीक्यू और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होगा वो आपसे बन पाएगा, है ना। तो देखिए, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इसके लेखक के बारे में, आखिर ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा इसके लेखक कौन थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये हो जाएगा। तो इनके लेखक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। अब ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को कौन नहीं जानता है, सभी लोग जानते हैं। तो एक बार इनके नाम के लिए जय हिंद जरूर लगाइए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जय हिंद का नारा एकदम डालना है आप सभी को, ठीक है, ताकि एक अलग एनर्जी आ जाए कि हाँ, लगे कि हाँ मित्रों, एकदम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में यानी उनके कर्मों के बारे में आज कुछ अच्छा विश्लेषण करने वाले हैं, है ना। तो मित्रों, इस बात पे फोकस कीजिए और कमेंट बॉक्स में जयकारा लगा दीजिए एक बार। ये हैं हमारे भीमराव अंबेडकर साहब, जिनकी कितनी भी तारीफ किया जाए वो कम ही होगा, क्योंकि ये वो महान आदमी हैं जिन्होंने आज आपको किसी भी जात के हों, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको एक ही क्लास में बैठने की तवज्जो दिए हैं, है ना। वो ये इंसान हैं जिन्होंने हमारे देश के संविधान को रचा, है ना। ऐसे इंसान के लिए हमारा देश विश्व में विख्यात होता है। तो ऐसे महापुरुषों के लिए एक बार तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद तो बनता है मित्रों, है ना। चलिए मित्रों, अब बिना टाइम वेस्ट किए इनके बारे में कुछ जानते हैं। लेखक का परिचय, अब लेखक तो समझ गए ना कि लेखक कौन है, हमारे बाबा साहब हैं। तो बाबा साहब के बारे में जानते हैं। तो बाबा साहब का देखिए, यानी भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था, जो मध्य प्रदेश यानी एमपी के एक महू जिला में हुआ था। इनकी हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे। अब ये जो थे अपने पढ़ाई करने के लिए, देखिए इनके साथ बहुत सारी घटनाएं हुई है। आप तो बहुत किस्मत वाले हो दोस्तों कि आपको बहुत ही कम मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ता है पढ़ाई के लिए। आपको तो सारी चीज अवेलेबल है। बताइए, आप तो अब YouTube पे आप सारे तरह का कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। एक से एक वीडियो है डला हुआ है आपके YouTube पर। YouTube के माध्यम से पढ़ सकते हैं आप। ऑफलाइन क्लासेस है, किसी के साथ मतलब कोई भी मतलब क्लास ज्वाइन कर सकते हो। ऐसा तो थोड़ी है पहले तो, लेकिन ऐसा था हिंदू हो तो आपको उधर नहीं पढ़ना, फिर मुस्लिम हो तो ये, इस तरह निम्न जाति के लोगों को भी वंचित कर दिया गया था पढ़ाई से संबंधित। लेकिन आज वही इंडिया है जो अब एकता के साथ चल रहा है। तो वाकई में हमारा देश अब तरक्की कर रहा है और अब और भी तरक्की करेगा, क्योंकि अब हमारे नव युवा जो हैं वो काफी एग्रेसिव हो चुके हैं, काफी मतलब अपने आप देश को तरक्की करने के लिए नए नए थॉट्स का अचीवमेंट कर रहे हैं। तो इसलिए अब जो है हमारा देश अवश्य आगे बढ़ेगा, है ना। तो देखिए, अंबेडकर साहब का जन्म तो समझ में आ गया कि कब हुआ था। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। इनकी हायर एजुकेशन कहाँ से हुई थी, न्यूयॉर्क जो अमेरिका में है, और फिर वहां से इन्होंने लंदन गए और कुछ दिनों तक वहां पे वकालत करने के बाद
अब वहाँ पे जब लंदन गए थे, वहाँ पर एक वकालत का काम, वकील का काम किए, वकालत किए, और फिर इन्होंने राजनीति में सक्रियता भूमिका निभाते हुए इन्होंने तो फिर पॉलिटिक्स में आए, और पॉलिटिक्स में आकर हमारे देश में जो निम्न जाति के लोग जो अछूत थे, उन अछूतों को, स्त्रियों को, मजदूरों को अपने मानवीय अधिकार यानी ह्यूमन राइट्स दिलाने में अहम योगदान निभाए, सम्मान दिलाने में इन्होंने अपना अथक संघर्ष किया, बहुत ही ज्यादा लड़ाइयाँ की, मुश्किलों से सामना किया इन्होंने। देखिए जब ये पढ़ने जाते थे ना, तो इन्हें क्लास में बैठने नहीं दिया जाता था, लेकिन आज देखिए वही इंसान पढ़ लिख कर इतनी डिग्री हासिल कर लिया था ना, इतनी ज्यादा डिग्री हासिल कर लिए हैं कि आज के डेट में उतना किसी के पास डिग्री ही नहीं है। ऐसे ये महान पुरुष, देखिए कहते हैं ना कि संघर्ष कीजिएगा तभी महान बनिएगा, बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता है। तो देखिए इन्होंने इतनी मुश्किलें सामना करने के बावजूद, जो इंसान को स्कूल में बैठने नहीं दिया जाता था, वो आदमी क्या हो गया, वो अब वही उसी के लिए संघर्ष किया कि नहीं, हम मुश्किलों के सामना किए हैं, आने वाला मेरे दोस्त, आने वाले हमारे वंश जो होंगे उन मुश्किलों का सामना नहीं करें, इसके लिए इन्होंने अछूतों और स्त्रियों तथा मजदूरों को क्या किया, मानवाधिकार दे दिया, मानव अधिकार दिलाने में अथक संघर्ष किए और लड़ाई किए, और फिर उन्होंने हासिल करके दिखाया भी, है ना। तो ऐसे थे हमारे बाबा साहब। अब इनकी अंतिम यानी इनको अलविदा हम लोग कब कर गए, तो 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को क्या कर दिए हम लोग, अलविदा कर दिए। ये इतने महान आदमी हमारे देश को छोड़कर चले गए। अब इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में जानते हैं, जैसे इन्होंने क्या क्या बुक लिखे हैं, कौन कौन सी किताबें लिखे हैं, चैप्टर्स लिखे हैं, उसको थोड़ा ध्यान दीजिए। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस एमसीक्यू में आएगा, तो इसलिए देखिए एक ट्रिक याद रखिएगा कि ज्यादातर इनकी जितनी भी लेसन है वो सब के सब अंग्रेजी में ही होता है, तो जितना भी नाम आपको इंग्लिश में दिखेगा समझ जाइएगा कि इन्हीं का है ना। जैसे पहला है इनका द कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, हु आर शूद्रास, बुद्धा एंड हिज धम्मा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, आदि। इस सारे बुक के रचयिता कौन है, लेखक कौन है, तो हमारे बाबा साहब हैं। तो इन बुक्स को आप मेन जो है आपका इसमें हम बता दे रहे हैं, इसको याद रखिएगा। एक ये जो मेन आपका इसमें है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये बहुत मेन है, इसको तो आपको हमें याद रखना ही पड़ेगा। इस बार 2024 के लिए आपको इसको एकदम भिव्याई कर लेना कि ये जो हमारा इसी से लिया गया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पूछिएगा कि बाबा साहब अंबेडकर का कौन से स्पीच से लिया गया है, तो इसी से, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इससे लिया गया है। अब इस पाठ के परिचय में देख लीजिए, जिसको हम दिए हैं, लिखे हैं यहाँ पे, देखिए क्या प्रस्तुत पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, या जो हम यहाँ पे बताएं याद करने के लिए उसी से है ना। यानी ये किस भाषण से, किस स्पीच से लिया गया है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का अंश है, एक टुकड़ा है। यानी जो स्पीच हुआ था ना ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इस स्पीच में से थोड़ी सी अंश लिया गया है, इस जिसको चैप्टर नंबर 1 में हम लोग यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा में पढ़ने वाले हैं। इस आलेख के माध्यम से लोगों में मानवीयता, सामाजिक सद्भावना, समरसता जैसे मानवीय गुणों का विकास करने का प्रयत्न किया गया है। यानी इससे जो है हमारे समाज में लोगों के अंदर मानवीय अधिकार, मानवीय संबंध के बारे में, मानवीय एकता के बारे में बताया गया है कि आखिर हमें समाज में कैसे जीना चाहिए,
समाज में एक इंसान से दूसरे इंसान से कैसे ट्रीट करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सारे चीज हम लोग इस चैप्टर में दिया गया है, बताया गया है। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि आखिर जो ये भाषण मतलब भाषण जो था उसमें श्रम बोले तो लेबर, आखिर लेबर को कैसे डाइवर्ट किया, मतलब अलग अलग जाति के आधार पर कैसे बांटा गया था। तो ये भी बताएं कि जाति के आधार पर लोगों को काम को बांट देना गलत है कि सही है, ये सारे चीज इस चैप्टर के अंदर में बताया गया है। तो इसके समरी को स्टार्ट करते हैं अब। चलिए एक एक पॉइंट को माइंड में नोट कीजिएगा। प्रस्तुत पाठ में श्रम विभाजन और जाति प्रथा, देखिए इस पहला पार्ट है पार्ट 1, अभी बता दिए हम आपको कि ये कौन सा पार्ट है, पार्ट 1 है। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम का मतलब होता है काम, श्रम का मतलब काम, और विभाजन का मतलब होता है बंटवारा, बंटवारा। और जाति प्रथा यानी जाति प्रथा के आधार पर, जात के आधार पर। अब काम का जो बंटवारा था काम के आधार पर, बताइए किसी, ये कितना गलत था हमारे समाज में कि किसी को जात के आधार पर काम बांट, जैसे तेली है तो तेल बेचेगा, लोहार है तो लोहा पीटेगा, ऐसा कब तक, क्यों? ये हमारे जो रुचि के आधार पर ये है, ये तो रुचि के आधार पर नहीं, इंटरेस्ट के आधार पर नहीं है। तो फिर क्या हमारा देश आगे बढ़ सकता है या कोई भी देश आगे बढ़ेगा अगर जो जाति के आधार पर कर दे, अपने काम का बंटवारा कर दे? तो नहीं बढ़ सकता है। तो इसलिए इन्होंने समाज में एक अच्छा सोच, अपनी सोच रखी, अपनी बात रखी और एक अच्छी सी भाषण दिए थे इन्होंने, और बताया कि हाँ हमारे इस देश में ये प्रथा काफी गलत है, ऐसी प्रथा नहीं होना चाहिए। हमारे देश में काम का बंटवारा जो है जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो देश है विविधता में एकता का देश है। यहाँ पर ये चीज अगर जात के आधार पर कर दिया जाएगा तो हमारे देश के लिए खतरा है ना। तो इस इन्होंने क्या बताया कि श्रम का जो है विभाजन जाति के आधार पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जाति के आधार पर अगर हम अपने काम का बंटवारा कर देते हैं तो अगर किसी को किसी अलग मान के चलिए एक सुनार है, उसको सोना बेचने में या गहने बनाने में उसको इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है, तो क्या वो अलग काम नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। जिस फील्ड में उसको नॉलेज हो, गाना गा सकता है, डॉक्टर बन सकता है, जो मन करेगा वो बन सकता है, वो अपने इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। लेकिन ऐसा हमारे समाज में पहले नहीं होता था। धोबी है तो कपड़े ही धोएगा, ऐसा सिस्टम था हमारे समाज में जो काफी गलत था। तो इसलिए इसको आगे इन्होंने एक समाज का सुधारक का काम किया इस लेसन के थ्रू। चलिए अब समझते हैं इस यानी जाति प्रथा में लेखक ने जातीय आधार पर की जाने वाली असमानता का विरुद्ध अपना विचार प्रकट किए हैं। यानी उन्होंने कहा है कि जाति के आधार पर कामों को बांट देना बिल्कुल गलत है। ये स्पष्ट रूप से इस चैप्टर में उन्होंने लिखा है, प्रकट किया है। लेखक का कहना है कि आज के परिवेश में भी कुछ लोग जातिवाद के कट्टर समर्थक हैं। उनके अनुसार कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। अब वो सोचते हैं, कुछ लोग अपने जाति का कुछ ज्यादा ही कट्टर हो गए हैं, अपने जाति के पर ज्यादा ही लगाव हो गया और वो सोचते हैं कि बस मेरे जाति के आधार पर ही क्या हो, मेरे काम का बंटवारा हो। अभी पंडित जी तो हैं तो बस उनका वही काम होगा, इसके अलावा कोई और काम नहीं हो सकता है। तो कुछ लोग हैं ऐसे जो अपने हमारे समाज में क्या हो गया, अपने जाति के कट्टर समर्थक हो गए हैं और उन्हीं के उनके सोच भी हो गया कि बस मेरे जाति का दरबार, यानी हम पंडित जी हैं तो हम ही पंडित जी रहेंगे, कोई और पंडित जी नहीं बन सकता। एक्चुअली पंडित वही पंडित, देखिए हमारे जो ग्रंथों का अकॉर्डिंग से बात कीजिएगा तो उसमें अलग था, काम के आधार पर बांटा गया था, लेकिन वो काम जो होता था वो अलग था। जैसे जो आपको बता इतिहास में पढ़े होंगे लोग कि जो काम करता है मतलब जो नेक काम करे, जिससे कि अगर कोई सेवा का काम कर रहा है तो शूद्र हो गया, अगर कोई रक्षा का काम कर रहा है तो वो क्या हो जाता था, क्षत्रिय होता था। ठीक है ना, इस तरीके का चीजें होता था। और जो ज्ञान देने का, जैसे कि कोई टीचर ज्ञान को बांट रहे हैं तो उनको हम लोग कहते थे मतलब पंडित कहते थे। पंडित का ये रोल होता था जो ज्ञान को बांटे।
लेकिन आजकल के पंडित जी लोग ज्ञान कितना स्प्रेड कर रहे हैं आप सोच ही सकते हैं। और जो हमें बचाते थे, 4 वर्गों में बांटा गया था ना, जो लोग हमें बचाते थे उन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। अब इसके आगे देखिए क्या होता है, बताएं, क्योंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही एक दूसरा रूप है, लेकिन लेखक की आपत्ति है कि जातिवाद श्रम के विभाजन के साथ साथ होता है। देखिए कहने का मतलब ये है कि जो कट्टर जो समर्थक जातिवाद के आधार पर श्रम को, काम को बांटने वाले जो होते हैं ना, उनका ये कहना है कि ये सबसे परफेक्ट है, सबसे अच्छा रूल है कि हाँ जाति के आधार पर काम बांट दीजिए। लेकिन हमारे बाबा साहब का कहना है कि ये बिल्कुल गलत है। अगर हम किसी को श्रम का यानी काम का बंटवारा जो कर रहे हैं, श्रम का बंटवारा कर रहे हैं, वो उसके जाति के आधार पर करेंगे तो फिर वो आदमी अपने अच्छे मन से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस मान के चलिए सबको अब जाति के आधार पर, कोई ऐसा है कि मेरा ही अब कोई अगला नेक्स्ट जनरेशन जो मतलब हो सकता है बाल बच्चा, उसको अच्छा नहीं लगे, काम करना नहीं है, अब जो हम जाति के हैं, पंडित के हैं तो पंडिते हैं, मतलब वो भी पंडित ही करे, ऐसा उसको थोड़ी जरूरी है, उसको इंटरेस्ट ना हो पंडित ही करने में, तो फिर वो अच्छा अपना 100% दे पाएगा? नहीं दे पाएगा ना, तो फिर हमारा देश का विकास होगा? नहीं हो सकता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि नहीं, काम का बंटवारा जो है जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक इंडिविजुअल का, एक पुरुष का क्या हो जाता है, यानी एक व्यक्ति का अभिरुचि के साथ खिलवाड़ किया जाता है। अब उसको किस चीज में इंटरेस्ट है, उससे हम मजाक कर रहे हैं ना जी। अब उस तरह से वो जिसको अगर उसको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है वैसा काम कराइएगा तो ऑब्वियसली वो ज्यादा काम करेगा उस फील्ड में, इसलिए बाबा साहब इसको गलत मानते हैं। अब समझिए आगे, जातिवाद श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप लिया हुआ है। यानी इसमें तो जातिवाद जो यानी जाति के आधार पर अगर काम को विभाजन करते हैं, बांटते हैं, तो इसमें श्रमिकों का भी बंटवारा हो जा रहा है। यानी अगर काम को आप बांट रहे हैं, जाति के आधार पर काम को बांटा जा रहा है, अगर जाति के आधार पर आप क्या कर रहे हैं, काम को बांट रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि आप एक डायरेक्ट किसका बंटवारा कर रहे हैं, लेबर का भी तो बंटवारा हो रहा है, श्रमिकों का भी विभाजन हो रहा है। अब जो इस जाति का होगा वही वो काम कर पाएगा, कोई खास काम को कर पाएगा। यानी जाति के साथ साथ किसका बंटवारा हो रहा है, श्रमिकों का, लेबर का भी बंटवारा हो रहा है, जो कि बहुत गलत है ना। अब जाति के आधार पर काम बटा है, चलिए ठीक है, लेकिन अब जो मान के चलो अब जो लोहार है, अब उन्हीं को लोहा का काम होगा, इस तरीके से अब लोहार लोग मान के चलिए उनका, अब तो श्रमिक, अब जितने लेबर होंगे लोहार का, अब वो सब के सब खाली लोहराई कर पाएंगे, बाकी लोग नहीं कर पाएगा, अलग जात वाले नहीं कर पाएंगे। यानी एक तो जाति के आधार पर काम तो बटेबे किया, और दूसरा लोगों को भी बांट दिया, लेबर को भी बांट दिया, तो एक साथ दो बंटवारा हो रहा है, जो कि काफी हमारे देश के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो इसलिए इस पे क्या कर दिया गया, हमारे बाबा साहब इस पे कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिए और इस पे कानून भी बना दिए, आरक्षण भी दे रखे हैं। इसी की वजह से श्रम विभाजन किसी भी सभ्य समाज के लिए आवश्यक है। श्रम विभाजन यानी काम का बंटवारा हर सभ्य समाज के लिए अच्छा है, लेकिन परंतु भारत की जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करती है। लेकिन हमारे भारत, देखिए काम का बंटवारा कीजिए जाति के आधार पर, ठीक है, लेकिन हमारा जो भारत है ये विभिन्न जाति का, इसमें हमारे देश में बहुत तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग जात के लोग रहते हैं, जो एक दूसरे की